सभी आशा बहनों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आशा संवाद के एपिसोड 20 में। आज का हमारा विषय है परिवार नियोजन अपनी पसंद से। परिवार नियोजन केवल संतान संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये माँ के स्वास्थ्य, बच्चे के उज्जवल भविष्य और परिवार की खुशहाली से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस प्रक्रिया में आशा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में आपके लिए विशेष संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं डॉक्टर प्रमोद गोयल, उप संचालक परिवार नियोजन। जब आशा किसी महिला को नसबंदी हेतु निश्चित सेवा दिवस में लेके आती है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह महिला पहले से गर्भवती तो नहीं है। महिला नसबंदी हेतु माहवारी शुरू होने के 7 दिन के भीतर का समय सबसे उपयुक्त होता है। महिला के ऑपरेशन के बाद 3 फॉलोअप होना अत्यंत आवश्यक है। पहला फॉलोअप 48 घंटे के भीतर किया जाता है। यदि महिला को जोखिम वाले लक्षण जैसे पेट फूलना, पेट में अत्यधिक दर्द होना, गैस पास न होना, बुखार आना, उल्टी होना, यदि ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत बड़े अस्पताल में रेफर किया जाना चाहिए। दूसरा फॉलोअप ऑपरेशन के 7 दिन के पश्चात किया जाता है, जिसमें ऑपरेशन की जगह पे अगर कोई लालिमा या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसकी जांच की जाती है तथा उसके टाँके कटवाए जाते हैं। तीसरा फॉलोअप 1 माह पश्चात किया जाता है, जिसमें उसे नसबंदी प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि 1 माह पश्चात महिला को या तो माहवारी शुरू हो गई है या उसका 1 माह पश्चात उसका यूपीटी टेस्ट नेगेटिव आता है, तभी उसको नसबंदी प्रमाण पत्र दिया जाता है। यदि आशा बहनों के संज्ञान में नसबंदी ऑपरेशन के फेल होने का कोई प्रकरण उनके संज्ञान में आता है तो उसे तुरंत ही वह FPIS पोर्टल पर नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्ज कराएं। परिवार कल्याण के साधनों का परामर्श आशा बहनें अच्छे से दंपति को दें, जिससे कि स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आप दे साथ तो बने बात। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की। बहनों, अब हम देखते हैं विषय संबंधी वीडियो, जिसमें हम विस्तार से परिवार नियोजन विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी दूंगी, जो आपको अनचाहे गर्भ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गर्भ निरोधक साधन 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी व स्थायी। अस्थायी साधन वो है जो पहले बच्चे में देरी या 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए और अगर आगे बच्चे नहीं चाहिए तब इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कई अस्थायी साधन उपलब्ध हैं। इनमें से एक है गर्भ निरोधक गोली। ये 2 प्रकार की होती है। एक है हार्मोन वाली गोली, जिसे महिला को रोजाना लेना होता है, और दूसरी है हार्मोन रहित गोली। इस गोली को पहले 3 महीने तक सप्ताह में 2 बार लेना होता है। 3 महीने के बाद इस गोली की खुराक कम करके सप्ताह में 1 गोली लेते हैं। दोनों ही प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इनके इस्तेमाल से गर्भ धारण की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। महिला जब भी गर्भ धारण करना चाहे, इनको लेना बंद कर सकती है। एक अन्य साधन है गर्भ निरोधक इंजेक्शन, जो महिला को हर 3 महीने में लगवाना होता है। इसके अलावा IUCD नाम का एक छोटा सा उपकरण महिला के गर्भाशय में लगाया जा सकता है, जो लंबे समय तक गर्भ धारण होने से रोकता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक जो 5 साल तक प्रभावी होती है और दूसरी 10 साल तक। पुरुषों द्वारा कंडोम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और यदि परिवार पूरा हो और निश्चित रूप से भविष्य में बच्चे नहीं चाहते हैं तो महिला या पुरुष नसबंदी ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, जो कि स्थायी साधन है। मैं एक बात सावधानी के तौर पर बताना चाहूंगी, यदि कभी असुरक्षित संभोग हो जाता है तो महिला 72 घंटे के भीतर इमरजेंसी गोली ले सकती है। परंतु इस बात को ध्यान में रखें, ये गर्भ निरोध का सामान्य तरीका नहीं है और इसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही प्रयोग करना चाहिए।
सभी गर्भ निरोधक साधन सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध होते हैं। गर्भ निरोधक साधनों पर अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। आइए बहनों, अब हम सीखते हैं कि FPLMIS में इंडेट कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से FPLMIS अंतर्गत मोबाइल ऐप से की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में सीख सकेंगे। आशा ANM SDP द्वारा FPLMIS मोबाइल ऐप का प्रयोग केवल स्मार्टफोन से ही किया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर FPLMIS ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। यह आपके मोबाइल में इस तरह दिखाई देगा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन के FPLMIS ऐप पर क्लिक करें। इसमें आपको दो खाने दिखेंगे। एक यूजर नेम जिसमें दिया गया यूजर ID है वो लिखें और दूसरा पासवर्ड जिसमें अपना पासवर्ड लिखकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अगर आप सेव पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपके यूजर नेम पासवर्ड सेव हो जाएंगे और दोबारा लॉगिन करते समय सिर्फ लॉगिन बटन पर ही क्लिक करने से मेन मेन्यू खुल जाएगा। यदि यूजर ID या पासवर्ड गलत आता है तो क्लियर बटन पर क्लिक करके उसे हटा दें और दोबारा सही ID और पासवर्ड लिखकर लॉगिन करें। मेन मेन्यू में करंट स्टॉक के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें आप अपने पास उपलब्ध साधन एवं उसकी मात्रा देखेंगे। यह आपके पास उपलब्ध स्टॉक की स्थिति है। इंडेंट करने से पहले इसको एक बार देखें और आवश्यकता अनुसार इंडेंट करें। मेन मेन्यू में आप इंडेंट के विकल्प पर क्लिक करें। इसमें आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, व्यू इंडेंट और रेज इंडेंट। रेज इंडेंट पर क्लिक करें, फिर गो बटन पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें परिवार नियोजन सामग्री की सूची और उसके आगे मात्रा के खाने में 0 दिखेंगी। साधन की उचित मात्रा भरें और जिस साधन की जरूरत नहीं है वह 0 रहने दें। सही मात्रा लिखने के बाद रेज इंडेंट के बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर पुष्टिकरण के लिए एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। आप इस पर ओके बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इंडेंट के नंबर के साथ इंडेंट प्रक्रिया सफल रही। ये वीडियो हमें ये समझाता है कि सही जानकारी और सही समय पर निर्णय करना कितना महत्वपूर्ण होता है। अगले चरण में प्रस्तुत है रायसेन जिले की आशा श्रीमती निर्मला लोधी की प्रेरक कहानी, जिसमें उन्होंने लगातार फॉलोअप एवं सामाजिक दबाव बनाकर परिवार को कुपोषित बालिका की जान बचाई। यह कहानी है ग्राम गड़ाखेर ब्लॉक अब्दुल्लागंज के अंतर्गत निवास करने वाली अत्यंत गरीब एवं मजदूर परिवार की 11 माह की बेटी गंभीर कुपोषण एवं एनीमिया से ग्रस्त पाई गई। आशा कार्यकर्ता श्रीमती निर्मला लोधी द्वारा दस्तक अभियान के दौरान घर घर भ्रमण करते हुए बच्ची वैष्णवी का मानक उपकरणों से वजन किया गया, जिसमें उसका वजन मात्र 5 किलोग्राम पाया गया। यह वजन उसकी आयु के अनुसार अत्यंत कम था, जिस आधार पर बच्ची को गंभीर कुपोषण सैम की श्रेणी में चिन्हित किया गया। कुपोषण की पहचान होते ही आशा कार्यकर्ता द्वारा तत्काल इसकी सूचना आशा सुपरवाइजर एवं संबंधित ANM को दी गई। तत्पश्चात संयुक्त रूप से बच्ची का परीक्षण किया गया एवं माता पिता को कुपोषण एवं एनीमिया से होने वाले संभावित खतरों, समय पर उपचार की आवश्यकता तथा NRC पोषण पुनर्वास केंद्र में उपलब्ध निशुल्क एवं समग्र उपचार सुविधाओं के बारे में समझाया गया। लेकिन पारिवारिक एवं रिश्तेदारों की असहयोग, आर्थिक तंगी, दैनिक मजदूरी पर निर्भरता, घर की जिम्मेदारियों एवं सामाजिक परिस्थितियों के चलते बच्ची के पिता उपचार हेतु सहमत नहीं हो सके। पिता के बाहर रहने एवं निर्णय प्रक्रिया में रुचि न लेने के कारण उपचार में विलम्ब हो रहा था, जिससे बच्ची की
स्थिति और अधिक जटिल होती चली गई। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के कुपोषण एवं हाई रिस्क सर्वे के दौरान स्वास्थ्य अमले द्वारा पुनः बच्ची वैष्णवी का घर पर जाकर गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं बच्ची की अवस्था अत्यंत गंभीर श्रेणी में पाई गई। उसके जीवन पर गंभीर खतरा नजर आ रहा था। आशा द्वारा माता को परामर्श दिया गया एवं उपचार हेतु तैयार किया गया, परंतु परिवार की रजामंदी न मिलने से माता भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। अब ऐसी विषम परिस्थितियों में आशा श्रीमती निर्मला लोधी ने असाधारण साहस का परिचय दिया एवं स्वयं पहल कर बच्ची को NRC मंडीदीप में भर्ती कराया। जांच में बच्ची का हीमोग्लोबिन मात्र 3 ग्राम पाया गया। चिकित्सकों द्वारा बच्ची को तत्काल एम्स अस्पताल भोपाल रेफर किया गया। आशा कार्यकर्ता ने बच्ची के पिता को इस गंभीरता की जानकारी दी। इसके बावजूद पिता की असहमति बनी रही। आशा ने हार न मानते हुए गांव के अन्य लोगों को जोड़ा एवं समन्वय स्थापित कर परिवार पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से पिता को तैयार होना पड़ा। अंततः 2 दिन बाद बच्ची को उसके माता पिता के साथ एम्स अस्पताल भोपाल में भर्ती किया गया। वर्तमान में बच्ची के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। ये कहानी आशा की भूमिका और प्रतिबद्धता दर्शाती है। लगातार फॉलोअप एवं सामाजिक बाधाओं के बावजूद किए गए प्रयासों से एक गंभीर रूप से कुपोषित एवं एनीमिक बच्ची का जीवन सुरक्षित किया जा सका। अब समय है प्रश्न उत्तर सत्र का। आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश बोहरे, वरिष्ठ संयुक्त संचालक आशा संवाद में स्वागत है सर आपका। ब्लॉग मझगवा की आशा कार्यकर्ता क्रांति को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। वो जानना चाहती हैं कि जिस शिशु को टीका समय से नहीं लग पाए और वो बीमार हो जाता है, तो टीके बाद में लगवाना चाहिए या नहीं? क्या ये जरूरी है कि 1 साल के अंदर ही लग जाना चाहिए? सभी आशाओं को नमस्कार। हम बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। बच्चों को कई बार बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से टीका थोड़ा सा हम 1 डोज लेट हो जाते हैं। 1 डोज लेट होना में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारा टीकाकरण का जो मूल उद्देश्य है, शरीर के अंदर हमारी अंदर बनने वाली रोग से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ना चाहिए। वो सबसे अच्छी बढ़ती है 1 साल के भीतर। इसलिए सारे टीके का हमारा जो तय समय है वो 1 साल के भीतर है। कुछ टीके 1 साल के बाद भी लगाए जा सकते हैं, जिनमें DT और MR है। और ऐसे कोई टीके जिनको 1 साल के भीतर हमने शुरू कर दिया है, उनको हम कंटिन्यू करके पूरा टीकाकरण देते हैं। टीकाकरण का पूरा लाभ अगर देना है तो बच्चों को हमें 1 साल के भीतर ही टीका लगाने की हम लोग अनुशंसा करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि सभी लोगों को 1 साल के भीतर टीके लग जाए। अगर कुछ बुखार है तो हम 1 महीने ही डिले होते हैं, मगर हम बहुत लंबा समय बाद उनको ना लगाएं, ऐसा कोशिश करें। 1 डोज मिस हो गया, बच्चा 4-8 दिन बीमार है, उसके बाद हम उनको अगला टीका दे सकते हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में हम शिशु रोग विशेषज्ञ से उनकी जानकारी पूछ सकते हैं कि इसका अगला टीकाकरण कब करना है। धार जिले से आशा कार्यकर्ता किरण भोसले का सवाल है कि विटामिन ई की दवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पिलाना है या ANM को? हमारी विटामिन ए का डोज जो दिया जाता है, आपने देखा होगा ABD का जो सामान दवाइयाँ और वैक्सीन पहुंचता है, उसी के साथ विटामिन ए भी पहुंचता है। तो विटामिन ए का डोज देने का तय माध्यम हमारा ANM है। मगर जब हम VHND पर जो हमारा पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस होती है, उस पर जब हम टीकाकरण करते हैं तो एक टीम वर्क का काम होता है। उसी समय हम लोग तय कर लेते हैं कि तुम ये पिला दीजिए, तो उसमें आंगनवाड़ी भी पिला सकती है, मगर मूलतः ये काम निर्धारित हमारे ANM के लिए है। और ANM के लिए इसलिए कि विटामिन ए का ओवरडोज भी ना हो। उसके पास नोट रहता है सब चीज़ों के चार्ट के साथ में। विटामिन ए भी हमारा जो टीकाकरण चार्ट है उसमें इसलिए लिखा जाता है। हर 6 महीने में हमें विटामिन ए का डोज जो निर्धारित होता है उसके अनुरूप ये डोज दिया जाता है। इसलिए ANM के माध्यम से दिया जाना बेहतर है। अब ANM टीम वर्क में अगर किसी का उपयोग कर रही है तो वो उपयोग कर सकती है, क्योंकि इसमें एक सामान्य चम्मच से उसको दवाई पिलाना रहता है, उसका सिंपल तरीका है, इसलिए आंगनबाड़ी भी उसको पिला सकती है। जिला डिंडोरी से बजाग ब्लॉक से आशा सुपरवाइजर का सवाल है कि बच्चों को 1 पेंटा लगवाने से उसके पैर में सूजन और बुखार आ गया, तो हितग्राही दूसरा टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के समझाने पर भी टीकाकरण सत्र में नहीं आ रहे हैं। आपको सभी लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ट्रेनिंग में सिखाई है। हमारी ANM भी बताती है कि 4 महत्वपूर्ण संदेश हमको टीकाकरण के समय देना होते हैं। वो संदेश अगर हम सही तरीके से टीकाकरण कराने वाले
हितग्राही उनके माँ बाप को अगर देते हैं तो ये समस्या नहीं आती। हमारे 4 प्रमुख संदेश क्या हैं, हम टीकाकरण किस चीज़ का दे रहे हैं, उसमें क्या क्या बीमारियां कवर होंगी, अगला टीकाकरण का डोज क्या है, टीकाकरण से क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, और टीकाकरण कार्ड साथ में लेके आना है। ये 4 महत्वपूर्ण संदेश हम उसको पहले से बता देते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि उनको ये संदेह हो कि अब ये सूजन आ गई है इसलिए। क्योंकि अगर टीकाकरण के बाद कोई चीज़ का रिएक्शन होता है, बुखार आता है, सूजन आती है, इसका मतलब टीकाकरण अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ये चीज़ हम अगर पहले से बता देते हैं तो हितग्राही को लगता है हाँ भाई इसका असर आ रहा है, इसलिए बहुत अच्छा काम हुआ। तो ये ऐसा हो सकता है, ये जब आप सब सूचना देते हैं, ये बहुत सारे हम लोगों ने अध्ययन किया, उसके बाद से पता चला कि 4 जो सिंपल संदेश हैं, इनका प्रभाव आपके टीकाकरण पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अगर आपने किसी को ये सही मैसेज दिया होगा या भविष्य में देंगे, तो ये समस्याएँ नहीं आएँगी। जिसके टीकाकरण में ये दिक्कत आ रही है, तो आप संबंधित सुपरवाइज़र या डॉक्टर से संपर्क करेंगे, डॉक्टर उनको काउंसलिंग करेंगे। जो 4 मैसेज आप देते थे, उन्हीं को मैसेज को और अलग तरीके से समझाएँगे। उस पे फिर हितग्राही मान जाते हैं कि टीकाकरण क्यों कराया जाना चाहिए। बाकी आप जो महिलाओं की बैठक करते हैं, उनमें भी आप ये बात रखें, या महिला आरोग्य की जो हमारी बैठक होती है, मासिक बैठक होती है, उसमें सबको सूचित करें कि टीकाकरण से बुखार आ सकता है, हल्का पैर में सूजन हो सकती है, और ऐसी कोई घटना जो हमारे उस हिसाब से नहीं है, उनके बारे में फिर निर्धारित रूप से हम लोग एएफआई फॉर्म भरते हैं और टीकाकरण में उसके अनुरूप कार्रवाई की जाती है। इसलिए आप उस छोटे चीज़ को इम्पोर्टेंस को समझें, 4 मैसेज इम्पोर्टेंटली सभी लोगों को दें, तब ये समस्याएं आपको नहीं आएंगी। जिला राजगढ़ के ब्यावरा की आशा का सवाल है कि गर्भवती को टीका लगने के बाद गर्भपात क्यों हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बार बार आप लोगों ने पहले भी पूछा है और मैं फिर से बताता हूँ। हमारा गर्भकाल के इस समय में जैसे ही हमें पता चलता है कि गर्भ उसको हुआ है, तो जांच के लिए पहली बार जब आती है तो उसको पहला डोज दिया जाता है और उसके 1 महीने बाद दूसरा डोज दिया जाता है। इन 2 डोज से क्या फ़र्क पड़ता है? 2 महत्वपूर्ण चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। एक तो उसको टिटनेस नहीं होगा, दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होगी उसको डिप्थीरिया नहीं होगा। टिटनेस मतलब धनुषटंकार, इसके कारण पहले बहुत ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु होती थी डिलीवरी के समय, और जो पर्ट्यूसिस का इंजेक्शन हम देते हैं उसके कारण काली खांसी या गलघोंटू खांसी या बहुत ज़ोर से खांसी जो चलती है, तो उसके विरुद्ध शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। अब जो खांसी खूब तेज चलती है उसकी वजह से आवर्षण हो जाते हैं, मगर टीके की वजह से नहीं होते। मगर फिर ऐसा क्यों होता है कि हम टीका दे दिया और उसको एबॉर्शन हो गया? तो ये वाला टीका एबॉर्शन रोकने का टीका नहीं है। हमारी सामान्यतः जितने लोगों को अबॉर्शन होना है उतने लोगों का अबॉर्शन होता है। बहुत से कारणों से होता है, खून की कमी, शरीर की संरचना, बच्चेदानी की संरचना, कुछ हार्मोन के अंतर या अन्य अन्य कारण या कोई संक्रमण। मगर उन सब में टीकाकरण चूंकि सबको दिया है, तो जिसको अबॉर्शन हुआ उसको ये लगता है कि शायद टीकाकरण की वजह से हो सकता है। ये उनका मन का भ्रम है। टीकाकरण तो इवन एक बहुत अच्छा काम करता है कि माँ की मृत्यु को कम करता है, और बच्चा जो पैदा हो रहा है वो पैदा होते ही से आपने देखा होगा बहुत तेज अगर उसको खांसी हो रही है, निमोनिया की वजह से मृत्यु होती है, गलघोंटू खांसी होती है, तो ये वाला टीका उस गलघोंटू खांसी को रोकता है। तो माँ को जब टीका लगेगा तो बच्चे को उसके अंदर जो प्लेसेंटा है उसके माध्यम से उसको उस रोग से लड़ने की क्षमता बन जाती है, और वो क्षमता जब बनती है जब बच्चे के गर्भकाल में माँ को ये टीका लगाया जाता है। तो ये टीका बच्चे और माँ के सुरक्षा के लिए है। इनका गर्भपात से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों गर्भपात होने ही वाला था किसी भी कारण से, उनको ये हो जाता है चाहे टीका लगे या ना लगे, इसलिए टीका से इसका कोई संबंध नहीं है। आप निसंकोच टीका लगवाएं, मगर ये संदेश पूर्व में ही बता दें कि इस टीके का गर्भ से कोई संबंध नहीं है कि गर्भ अबॉर्शन क्यों हो गया। ऐसा अगर हम काउंसलिंग बार बार उनकी करते रहते तो उनको मालूम रहता है कि कुछ केसेस में गर्भपात हो जाता है, हमें कुछ अन्य सुरक्षाएं रखना पड़ती हैं, सही पोषण देना पड़ता है, कुछ हम उनको बढ़िया पोषण के साथ आराम करने की सलाह या जो अन्य सलाह हम देते हैं प्रेगनेंसी में वो आप प्रॉपर सलाह दीजिए। साथ में ये भी बताइए कि वैक्सीनेशन होने वाला बच्चा जो है उसको दम घोंटू खांसी से बचाव करेगा। जब बच्चा बहुत तेज़ी से खांसता है तो उसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कतें होती है, उसको परेशानी होती है, उसको बचाने के लिए माँ को टीडी का भी वैक्सीन लगाया जाता है।
तो ये टेटनस और गलघोंटू खांसी से बचाव के लिए लगाया जाता है। ये बात आप इम्पोर्टेंटली सबको जरूर बताइए। VHSND मंगलवार एवं शुक्रवार को ही क्यों मनाया जाता है? इसके कुछ सिंपल से कारण हैं। जब हमने प्लानिंग किया तो पहला दिन हमारा सारे संस्थाओं में जब सोमवार शुरू होता है हफ्ते का, उस दिन सारी मीटिंग होती हैं, प्लानिंग होती है। हमारे सारे जो वैक्सीन्स के संबंधित या हमारे जो गांव में जो प्रोग्राम चलाना है उसका ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर और राज्य स्तर पर सारी मीटिंग्स होती हैं। इसलिए हमारे अधिकारी विजिट के नहीं जा सकते हैं। तो इन सारे प्रोग्राम की सुविधा को देखते हुए बनाया है। इसमें कोई ऐसा विशेष टीकाकरण से संबंधित कुछ कारण नहीं है। टीकाकरण किसी भी दिन लगाया जा सकता है, मगर ऐसा प्लान किया गया है कि उस दिन ज़्यादा लोग टीकाकरण के लिए फील्ड में जा सकें, उनका सुपरविजन हो सके। ऐसे ही शुक्रवार मतलब इसलिए है कि अगर किसी को कोई वैक्सीन से संबंधित समस्या है तो उसको अस्पताल में शनिवार को दिखाया जा सकता है। वैसे तो 24 घंटे दिखाया जा सकता है। हमारे टीकाकरण की पूरी रिपोर्टिंग शनिवार के दिन हमारी ANM सेक्टर मीटिंग में देती है। तो ऐसा एक चार्ट बनाया गया है जिसमें इन 2 दिनों को टीकाकरण के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये सभी जगह एक सी समानता है, इसके लिए ये 2 दिन निर्धारित किए गए हैं और ये हमारी योजना का एक हिस्सा है। इसका टीकाकरण के दिवस से कोई विशेष ऐसा नहीं है कि इस दिन टीका लगाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा या किसी दिन लगाने से नुकसान होगा। आप किसी भी दिन टीका लगा सकते हैं, मगर हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित चले, सुचारू चले, इसलिए मंगलवार और शुक्रवार निर्धारित किए गए हैं। खैर, आप लोग बहुत अच्छे सवाल सभी जगह नए पूछते हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएँ दी हैं, उन सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अब संक्रांति के बाद आपने बड़े हुए दिन में नए उत्सव मनाने के साथ साथ आपने फील्ड में भी बहुत अच्छे तरीके से काम बढ़ाया है। हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि हमारे सारे माँ, जोखिम माँ और बच्चों पर हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम आशा हैं हमारे गांव के क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के जिम्मेदार नेतृत्व करता। हम स्वास्थ्य को, हमारा गांव का, हमारे मोहल्ले का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, इस भावना से आप काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि आपके मन में भी परिवार नियोजन साधनों, दुष्प्रभाव, भ्रांतियों या काउंसलिंग से जुड़े कोई प्रश्न हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। बहनों, आज के आशा संवाद से हमने ये सीखा कि परिवार नियोजन दबाव नहीं बल्कि पसंद और अधिकार का विषय है। आशा के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम हितग्राही को सही जानकारी दें और उनके संदेहों को दूर करें। इसी संदेश के साथ वरिष्ठ अधिकारियों एवं आशा बहनों का धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें और अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट बॉक्स में लिखेंगी। आपसे विदा लेते हैं अगले हफ्ते के लिए।